अब जरा इमेजिन कीजिए, नोएडा में दो शख्स लड़ रहे थे। पुलिस पहुंचती है, झगड़ा करने वालों को पकड़ती है, थाने लेकर आती है। लेकिन थाने लाने के बाद जब पुलिस ने झगड़े की वजह जानी तो हर किसी के होश उड़ गए। दोनों मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि अब तक के सबसे बड़ी चोरी के शातिर आरोपी थे। इन लोगों ने 1-2 किलो नहीं, 40 किलो सोना और करोड़ों की नकदी की चोरी की थी। पुलिस के हाथ लगा काला सोना, इतना सोना कि आंखें चौंध जाएंगी। नोएडा पुलिस के हाथ इतना सोना लगा है कि जिसे देखने के बाद किसी की भी दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। इतना सोना कि एक ज्वेलर्स की दुकान पर भी नहीं होगा, इतना रुपया कि एक बैंक की छोटी ब्रांच में भी नहीं होगा। ज्वेलरी से भरे इस बंद डिब्बे को देखिए। इस खूबसूरत जेवरों से भरा डिब्बा आपकी आंखों की चमक बढ़ा देगा। इसमें कंगन है, गले का बड़ा नेकलेस है, बाजू बंद है, सब जेवर एक से बढ़कर एक चमक बिखेर रहे हैं। लेकिन ये डिब्बा तो सिर्फ पान की भर है। प्लास्टिक के डिब्बों में कैद सोने का जखीरा, डिब्बों में कैद है लाखों का एक एक सोने का बिस्किट। अब जरा पुलिस की टेबल पर रखे इस दूसरे डिब्बों पर भी नजर दौड़ाइए। इन डिब्बों में सोने के जेवर नहीं, बल्कि सोने के बिस्किट है। लेकिन ये सोने के छोटे बिस्किट नहीं, बल्कि इनका वजन आपका होश उड़ा देगा। इन डिब्बों में बंद एक एक बिस्किट का वजन 1-1 किलो है। यानी अगर इस एक डिब्बे में 8 सोने के बिस्किट दिख रहे हैं तो ये डिब्बा 8 किलो सोने से भरा है। लेकिन सोने के बिस्किट से भरा ये अकेला डिब्बा नहीं है। करोड़ों की कीमत के सोने से भरे डिब्बे, हर एक डिब्बे में करोड़ों का सोना। सोने के बिस्किट से भरे इस डिब्बे के ठीक बगल में भी कुछ डिब्बे रखे हैं। इन डिब्बों में सोना भरा है। इन्हीं डिब्बों के बीच में भी एक ऐसा डिब्बा भी है जिसमें सोने की ईंट तो नहीं, लेकिन सोने के बड़े बड़े टुकड़े भरे हैं, जिनका वजन तकरीबन 2 किलो है। अगर आज के सोने की कीमत से बरामद हुए सोने के जखीरे की कीमत लगाए तो तकरीबन ये सोना 6.5 करोड़ का है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में सोना कहां पकड़ा गया और इसे हम इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बरामदगी की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें अभी बाकी हैं, जिन्हें पहले देख लीजिए। नकदी से भरे डिब्बों में हरे रंग की करेंसी, एक एक डिब्बे में नोटों की कई कई गड्डी। अब पुलिस की टेबल पर सोने के अलावा इन दूसरे डिब्बों पर भी एक नजर दौड़ाइए। ये डिब्बे नोटों से भरे हुए हैं, जिनमें कुछ डिब्बों में 200 रुपए की करेंसी है, तो कई डिब्बे 500 के नोटों की गड्डियों से भरे हुए हैं। एक एक डिब्बे में नोटों की ये गड्डियां खुद अपनी पहचान बता रही हैं। इन सभी डिब्बों में कुल 57 लाख रुपए की नकदी भरी हुई है। लेकिन चौंकाने वाली तस्वीरें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब जरा पुलिस की टेबल पर रखे इन दस्तावेजों को भी देख लीजिए। एक एक दस्तावेज की कीमत लाखों में है। ये करीब कई करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात हैं। इतना कुछ देखने के बाद जाहिर है कई सवालात आपके मन में उठ रहे होंगे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर ये सब किसका है और जिसका है उसका ये सब चोरी होने के बाद क्या हालत हो रही होगी। तो आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे, हर गुनाह से पर्दा भी उठाएंगे। नोएडा से अंकित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। जाहिर है बेईमानी के धंधे में ईमानदारी बेईमानी लगती है। चोरों के झगड़े ने चोरी का खुलासा तो कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि इतना सारा सोना, इतनी सारी नकदी किसकी है। उस शख्स ने चोरी के बाद पुलिस में शिकायत तक नहीं की। इन सभी सवालों के जवाब अभी भी पुलिस को परेशान कर रहे हैं। शातिरों के हाथ लगा अली बाबा का खजाना। खजाने में कई किलो सोना, लाखों की नकदी और करोड़ों की संपत्ति। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने सदरपुर कट के पास से 2 लोगों को लड़ते हुए गिरफ्तार किया था और जब इनसे झगड़े की वजह पूछी गई तो सामने आया ऐसा चौंकाने वाला खुलासा जिसने पुलिस अधिकारियों की होश उड़ाकर रख दी। फिर इन शातिरों के पास से जो बरामद हुआ उसने तो सभी की आंखों को चौंधिया दिया। चोरी हुआ था 40 किलो सोना, करोड़ों की नकदी। सितंबर 2020 में अंजाम दी गई वारदात। जितनी जखीरे की बरामदगी हैरान करने वाली है, उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली जखीरे से जुड़ी एक एक कहानी है। इसकी बरामदगी का तरीका भी बेहद चौंकाने वाला है।
तो वहीं इसके गायब होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल सितंबर 2020 में हुई अरबों रुपए की इस चोरी का शायद पता भी नहीं चलता अगर इसे चुराने वाले दो शातिरों के बीच झगड़ा नहीं हुआ होता। इस झगड़े ने ही शातिरों को पुलिस तक पहुंचाया और पुलिस इस सोने के जखीरे तक तो पूरा पूछताछ की गई थी। पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि एक मकान है सिल्वर सिटी करके ग्रेटर नोएडा में, उस मकान में पिछले साल 2020 सितंबर के महीने में ये 10 लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। बांटने के बाद ये लोग अपना अपना अभी तक आराम से रह रहे थे और इसमें जो 2 लोग हम पहले पकड़े थे उन्हीं लोगों का आपस में कुछ लड़ाई के चक्कर पे कुछ सूचना मिल गई थी। खजाने के मालिक ने भी नहीं दर्ज कराया केस। चोर के घर चोरी होने से घबराया मालिक। पुलिस की गिरफ्त में खड़े यही वो शख्स हैं जिनके पास से ये जखीरा बरामद हुआ है। इन 6 लोगों के पास से पुलिस ने करीब 40 किलो सोना और 57 लाख की नकदी के साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए हैं। इन शातिरों ने सितंबर 2020 में तकरीबन 40 किलो सोना चोरी किया था। तो इसमें क्या क्या चोरी हुई थी हम लोग पूरा ढंग से पूछताछ किया था। पूछताछ में ये पता चल गया कि तो उस मकान से ये लोग लगभग 40 का जो सोने का बिस्किट है 1 किलो का, वो इसके अलावा करोड़ों रुपये चोरी चली गई थी। इन लोगों से अभी हम लोग बरामद किए थे। कुल मिला के अभी हम लोग 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोग अभी गिरफ्तार से शेष है और वो लोग गाजियाबाद से अभी फरार चल रहे हैं। जो 6 लोग से हम लोग अभी तक कुल 13 किलो 9 ग्राम का सोना और 1 करोड़ का जमीन ये लोग खरीदे थे, उसका रजिस्ट्री का पेपर्स और 57 लाख का कैश। सोने का ये जखीरा ग्रेटर नोएडा के पूर्वांचल सिल्वर सिटी सोसाइटी के एक फ्लैट में कैद था, जिसकी भनक इन शातिर चोरों के गिरोह को लगी थी। 10 साथियों के इस गिरोह ने फ्लैट से करीब 40 किलो सोना, करोड़ों की नकदी और प्रॉपर्टी के कागज चुराए थे, जबकि काफी कुछ दोबारा चोरी के लिए छोड़ दिया था। ये फ्लैट राममणि पांडे और उसके बेटे कृष्णेश पांडे के नाम बताया जा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि दोनों ने कभी पुलिस से चोरी की वारदात की शिकायत ही नहीं की। फिलहाल दोनों विदेश में हैं, जिससे इस पूरे खेल में विदेशों से कनेक्शन भी जुड़ता दिख रहा है। इसमें पूछताछ में ये जो पता चल गया कि ये मकान जो जिसके चोरी किया उनके बारे में ये लोग बता रहे थे। वो एक व्यक्ति है राममणि पांडे करके हैं और उनका बेटे किसले पांडे। ये दोनों बताया जा रहा है कि ये किसले पांडे वकील का काम करता है सुप्रीम कोर्ट में, बट उसको हम क्लियर नहीं कर पाएंगे अभी जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे। और ये दोनों बहुत सारे पीएल वगैरह करते हैं और बहुत बड़ा कंपनी के अगेंस्ट भी ये लोग पीएल किए हैं, जो पूछताछ में पता चल रहा है। और इन लोगों के ऊपर मुकदमे भी है। इस पूरे कांड में एक दिलचस्प बात यह भी है कि फ्लैट मालिक ने जिस शख्स को फ्लैट की सुरक्षा के लिए रखा था, उसने भी चोरी की वारदात के बाद बाकी बचे सोने और नकदी को साफ कर दिया और फरार हो गया। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये करोड़ों का सोना, नकदी और प्रॉपर्टी कहां से लाकर रखी गई थी। फिलहाल पुलिस ने इसकी जांच के लिए ईडी समेत कई जांच एजेंसियों को जानकारी दी है, जो बहुत जल्द इस बेनामी संपत्ति की जांच का खुलासा करेंगे। तो वहीं पुलिस ने फ्लैट के मालिक और उसके बेटे की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना काल में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत उस शख्स को बहुत अच्छे से पता होगी जिसने किसी अपने को खोया है। लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का कानपुर के हैलेट अस्पताल में ऐसा खेल हुआ है जो इंजेक्शन का मुर्दा कनेक्शन बनकर सामने आया है। जिंदा को नहीं जिंदगी, मुर्दों को बांटी गई सांसें। ये वो तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एक एक जिंदगी, एक एक सांस पर कोरोना भारी पड़ रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हर कोई जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था, तड़प रहा था। लेकिन उम्मीद की शक में मौजूद रेमडेसिविर इंजेक्शन इतने नहीं थे कि हर किसी को आसानी से मिल सके, हर किसी की सांसों को बचाया जा सके। नतीजा था, हर घड़ी अस्पतालों में लोग दम तोड़ रहे थे। लेकिन इसी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कानपुर के हैरिटेज अस्पताल का जो खेल सामने आया वो शर्मिंदा करने वाला है। इंसानियत को
जार जार करने वाला है। रेमडेसिविर इंजेक्शन में बड़ा गड़बड़ झाला। हैलेट अस्पताल में खूब किया फर्जीवाड़ा। अब जब कोरोना का कहर कम हुआ है, हालात काबू में है, तो बदलती तस्वीरों के साथ साथ हालातों को बद से बदतर करने वालों के चेहरे भी सामने आने लगे हैं। कुछ ऐसा ही खुलासा कानपुर के सबसे बड़े अस्पताल हैलेट को लेकर सामने आया। बेहद हैरान कर देने वाले इस खुलासे में रेमडेसिविर इंजेक्शन को इश्यू करने का मामला कटघरे में है। कानपुर के हैलेट अस्पताल का नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। मौतों की आंकड़ेबाजी के बाद कानपुर के हैलेट अस्पताल में अब ये खुलासा हुआ है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस मुर्दों को लगा दिए गए। यानी जो कोरोना संक्रमित जिनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना संक्रमण के चलते, उनके नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन उनकी मौत के बाद भी इशू कराए जाते रहे और इसमें नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। न्यूरो साइंसेज विभाग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड हैं, उनमें जब जांच की गई तो इस बात का पता चला कि बड़ा घालमेल किया गया है, बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। दरअसल 30 अप्रैल को क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को पकड़ा था जो हैलेट अस्पताल के कर्मचारी थे और उन कर्मचारियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन पुलिस ने बरामद किए थे। इसके बाद ही इसकी जांच की जा रही थी कि आखिरकार ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो लोगों को नहीं मिल रहे हैं वो बाहर कैसे आ गए। इस बात की जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो मृतक हो जाते थे, जो मृत्यु हो जाती थी जिन लोगों की, उनके नाम से उनकी मृत्यु के बाद भी डॉक्टर के पर्चे के ऊपर, डॉक्टर के पर्चे और डॉक्टर की अप्रूवल पर ये स्टोर से इशू कराए जाते थे और इशू कराए जाने के बाद इनकी कालाबाजारी की जाती थी। हड़कंप मचा हुआ है हैलेट अस्पताल में और मुख्यमंत्री ने भी इस घटना का संज्ञान लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। हैलेट अस्पताल के फर्जीवाड़ों में एक नया फर्जीवाड़ा यही निकल के आया है कि मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए। हैलेट के नर्सिंग स्टाफ ने मुर्दों को लगाया इंजेक्शन। रेमडेसिविर के लिए भटकते रह गए जिंदा लोग। जिस वक्त रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए लोग मारामारी कर रहे थे, अपनों की जिंदगी बचाने के लिए कालाबाजारियों से ऊंचे दामों में इंजेक्शन खरीद रहे थे, उस वक्त कानपुर के हैलेट अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ लोगों की जिंदगियों से खेल रहा था। कुछ ऐसे कागजात सामने आए हैं जिनमें दर्ज इबारत रेमडेसिविर इंजेक्शन के फर्जीवाड़े की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल ये वो कागज हैं जिनमें हैलेट से लोगों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन इश्यू किए जाने की बात लिखी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जितने भी लोगों के इंजेक्शन इश्यू कराए गए हैं वो उनकी मौत के बाद कराए गए। इस बात का सबूत देने के लिए हैलेट अस्पताल के स्टोर का ये कागज काफी है, जिसमें ऊपर इंजेक्शन इश्यू किए जाने की बात लिखी है तो उसके ठीक नीचे पेशेंट की डेथ भी लिखी है। अब जरा सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के इश्यू होने का पहले का प्रोसीजर समझ लीजिए। न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है और आप लोगों द्वारा जो जानकारी ली, तो आज सुबह हमने एक्चुअली प्रोसीजर बता दें कि ये रेमडेसिविर और एम्फोटेरेसिन बी ये होता क्या है, जब वहाँ पर डॉक्टर पेशेंट का अलाउ करता है और डिमांड भेजता है तो वहाँ पर डॉक्टर ऋचा गिरी की इसकी नोडल अफसर हैं इंचार्ज, वो इसको ओके करते हैं। जब वो ओके करते हैं तब ये रेमडेसिविर या एम्फोटेरेसिन बी ये स्टोर से फार्मेसिस्ट इस इंजेक्शन को इशू करता है। इसका ये प्रोसीजर है, पहले डॉक्टर करेगा, डॉक्टर के बाद डिमांड भेजी जाती है, डिमांड के बाद जब डॉक्टर ऋचा गिरी ओके करेंगे वो ओके वाला मैसेज आता है इसका फार्मेसी पर और फार्मासिस्ट उसको देता है। मतलब किसी मरीज को रेमडेसिविर का इंजेक्शन तभी मिल सकता है जब उसके लिए पहले डॉक्टर फिर नोडल के पर्चे पर साइन होंगे, उसके बाद स्टोर से इंजेक्शन नर्सिंग स्टाफ तक पहुंचता है। लेकिन जिस तरह से लोगों की मौत के बाद नर्सिंग स्टाफ ने इंजेक्शन इश्यू कराए हैं, उसमें स्केल में नर्सिंग स्टाफ के अलावा भी लोगों के शामिल होने का शक गहरा रहा है, जिसको लेकर अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कमेटी गठित की है जो इस मामले की जाँच रिपोर्ट सौंपेगी। तो जो मैंने सुना है तो उसके बारे में मैंने CMS को अभी बुलाया और डॉक्टर को, वहाँ जो नोडल अफसर है उनको, ऋचा गिरी को, और सारी BHT मंगवा रहे हैं। इस पर हम जांच करवा रहे हैं, तुरंत जांच बैठा दी है, संज्ञान लिया है और इस पर ये देखते हैं कि किस किस मरीजों को कितने दिन में इंजेक्शन कहाँ लगेगा। BHT में पूरा क्लियर हो जाता है कि पेशेंट की एक्सपायर कब हुआ है और पेशेंट को रेमडेसिविर इशू कब किया गया है। दूसरा, जितने इंजेक्शन इशू किए जाते हैं वो खाली वायल वो वापस जमा करते हैं, इसका भी एक रिकॉर्ड रखा है वहाँ पर, हर वायल को वहाँ रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये भी पता चल जाएगा कि यह कहाँ से किसने क्या किया है, हम इसके लिए जांच करा लेंगे। जाहिर है इस तरह के रेमडेसिविर इश्यू कराने के पीछे मंशा इंजेक्शन को कालाबाजारी में बेचकर मोटी रकम कमाने की रही होगी।
मतलब जिस वक्त एक इंजेक्शन लोगों को जिंदगी दे सकता था, उस वक्त हैलट अस्पताल के कुछ लोग उन जिंदगियों का सौदा कर रहे थे। ऐसे लोगों का बेनकाब होना बेहद जरूरी है, सिस्टम के लिए भी और समाज के लिए भी। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर से पहले सबको वैक्सीन लगनी जरूरी है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर का डर इस अभियान में रुकावट बन के खड़ा है, जिसे हटाने के लिए सरकारों ने प्रधानों को ये जिम्मेदारी दी है, वैक्सीन की कमान सौंपी है। लेकिन अगर खुद ही प्रधान वैक्सीन ना लगवाएं तो सवाल उठेगा ही, ऐसे होंगे प्रधान तो कैसे चलेगा अभियान। प्रधानों के हाथों में वैक्सीनेशन की कमान। वैक्सीनेशन के लिए प्रधान ही नादान। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सभी को वैक्सीन की डोज लग सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधानों को वैक्सीनेशन की कमान सौंपी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ नव नियुक्त ग्राम प्रधानों से मिले थे और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए आगे आने की अपील की थी। मकसद है कि 18 से ज्यादा उम्र वालों को बड़ी तादाद में वैक्सीन लग सके। इसके पीछे एक मकसद ये भी रहा कि लोगों के दिलों से वैक्सीन का डर भी खत्म किया जा सके। लेकिन हालात ये हैं कि जिनके हाथों में वैक्सीनेशन की कमान सौंपी गई, वो ग्राम प्रधान ही वैक्सीन लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं। किसी ने कहा उनको स्लॉट नहीं मिला, तो किसी का तर्क है कि केंद्र पहुंचे तो वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। जिन जनप्रतिनिधियों के ऊपर दायित्व है कि वो दूसरों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें, प्रेरित करें, वो खुद ही कोविड वैक्सीनेशन से भागते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि राजधानी लखनऊ में 494 ग्राम पंचायतों के प्रधानों में से अब तक 97 ने ही कोविड वैक्सीन लगवाई है। मतलब है कि हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में पूरे जोश खरोश से प्रचार कर जीतने वाले प्रधान अब जिम्मेदारी से बच रहे हैं। गाँव की निगरानी समितियों से लेकर सचिव, लेखपाल, बीडीओ उनको बार बार वैक्सीन लगवाने की याद दिला रहे हैं। बावजूद इसके इक्का दुक्का ही वैक्सीनेशन केंद्रों का रुख कर रहे हैं। जिम्मेदारी से बच रहे नादान प्रधान, डरे प्रधान प्रभावित कर रहे अभियान। ये वैक्सीन को लेकर डर ही है, जिसकी वजह से ना तो खुद ग्राम प्रधान वैक्सीनेशन करा रहे हैं, न ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन अभियान प्रभावित हो रहा है। क्योंकि ग्राम प्रधानों का अपने गाँव और आसपास के इलाकों में अच्छा प्रभाव होता है, उनकी बात गांव वाले भी मानते हैं। इसलिए जब तक वो खुद वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन अभियान का सफल हो पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ग्राम प्रधानों के घेरने के मूड में है। राजधानी लखनऊ में ही अभी तक कुल ग्राम प्रधानों में से लगभग 20% के आसपास ने ही अपना कोविड वैक्सीनेशन कराया है। अब जिला प्रशासन ने उन प्रधानों की सूची तैयार कराई है जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जिससे प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन कराया जा सके। लखनऊ के 494 ग्राम प्रधानों में से सिर्फ 97 का वैक्सीनेशन कराना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जब इस मामले में ग्राम प्रधानों से अधिकारियों ने बात करने की कोशिश की तो बेहद ही दिलचस्प बहाने हर किसी ग्राम प्रधान के पास मौजूद दिखे। कोई भी ग्राम प्रधान सीधे तौर पर वैक्सीन न लगवाने को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहा, बल्कि सब अलग अलग बहाने बनाकर वैक्सीनेशन को टालने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे अधिकारियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी है। लेकिन अब ऐसे ग्राम प्रधानों की सूची बनाई जा रही है जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया। अधिकारियों का कहना है कि सभी ग्राम प्रधानों को वैक्सीन लगवाई जाएगी, साथ ही उन्हें जिम्मेदारी निभाने के लिए भी आगे आना होगा। दूसरी लहर में कोरोना ने ग्रामीण इलाकों को भी बड़ी तादाद में अपनी चपेट में ले लिया, जिसको देखते हुए तीसरी लहर की अभी से तैयारी की जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। अगर ग्राम प्रधानों की लापरवाही जल्द खत्म नहीं हुई तो तीसरी लहर से निपटने की सरकार की तैयारी को बड़ा झटका लगना तय है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।